क्योंकि ये जो पेपर आपका है पूरा की पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है कि क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग क्यों लाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ क्या होती है, लिमिट्स होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास कुछ फिनोमिना है जो कि क्लासिकल के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती है, जैसे कि हमारे पास व्यतिकरण है या फिर लाइट के व्यतिकरण है, विवर्तन है। ये जितने भी फिनोमिना हैं हम लोग इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास करीब 19 सेंचुरी के स्टार्ट में या यूं कहें लास्ट में या फिर 20 सेंचुरी के बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो कुछ फिनोमेना हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है कि लाइट जो है वो इस फॉर्मेट में चलती है, लाइट इस फॉर्मेट में चलती है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा परिभाषित है। हमारे पास लाइट का जो है, लाइट के अंदर हमारे पास कुछ और दूसरी फिनोमिना भी हमारे सामने आती है। जैसे कि हमारे पास ब्लैक बॉडी की हम बात करें तो ब्लैक बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी इमिट होती है उसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा यानी वेव नेचर से हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वेव नेचर के थ्रू, क्योंकि अभी तक हम लोग लाइट के वेव नेचर को ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेव नेचर के द्वारा कुछ फिनोमिना को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ फिनोमिना ऐसी हमारे पास आई कब, जब ये 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के अंदर। जैसे कि हमारे पास ब्लैक बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी दैट मीन्स क्या होगा कि यदि हम इसके ऊपर कोई लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो वह लाइट टोटली इसके द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लैक बॉडी लाइट को इमिट करती है, इसके अंदर हमारे पास किस प्रकार से ये इमिट होती है उसका फिनोमिना हमारे पास यहाँ पर समझ में नहीं आया, या यूं कहें कि वेव थ्योरी के द्वारा इसको हम लोग नहीं समझा सके। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी हमारे पास कुछ फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और थर्ड हमारे पास आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जो हमारे पास है इसको भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यानी वेव नेचर से नहीं समझा सके, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके कारण से हम लोग वेव नेचर के द्वारा हम ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग नहीं समझा सके। अगर नहीं समझा सके तो हमारे पास इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, दूसरा कारण हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। दूसरा कारण दैट मीन्स हमारे पास, क्योंकि लाइट के वेव नेचर के द्वारा हम लोग इसको नहीं समझा सके, तो एज ए रिजल्ट ऑफ हमारे पास ये जो लाइट के नेचर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लाइट की जो नेचर है वह हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अगर चेंज है तो उस कंडीशन में डी ब्रॉगली कौन आते हैं हमारे पास, डी ब्रॉगली हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे डी ब्रॉगलीज है, हाइजेनबर्ग है, श्रोडिंगर है, ये सब साइंटिस्ट इस डिवीजन में हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर ये जो फिनोमेना आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी को यहाँ पर चेंज किया जाता है। थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। थ्योरी को चेंज करते हैं मतलब क्लासिकल थ्योरी से हम लोग कहाँ पर आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। आएंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ये एजम्पशंस किया गया
कि लाइट जो हमारे पास होती है वह किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन से मिलकर बनी होती है। लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से मिलकर बनी होती है। इस फोटोन को या इस फोटोन की अगर एनर्जी की हम बात करें तो लाइट क्या होगी आपके पास? h न्यू के बराबर। इस फोटोन की जो एनर्जी एक वस्तु क्या होगी? h न्यू के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एजम्पशंस किया गया कि ये जो लाइट वेव फॉर्मेट में थी वह किस फॉर्मेट में होती है? फोटोन, लाइक एज ए पार्टिकल। क्या होगा आपके पास? पार्टिकल के छोटे छोटे बंडल से मिलकर बनी हुई, ऐसा एजम्पशंस किया गया। किसको समझाने के लिए या किसका ओरिजिन करने के लिए? क्वांटम मैकेनिक्स को ओरिजिन करने के लिए। ये जो आपके पास लाइट का नेचर है वह कैसा एज्यूम किया गया कि यह पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ऐसा माना गया है। और इस पार्टिकल को हमने क्या कहा है? फोटोन कहा है। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वह h न्यू होती है। इसको अपन हम लोग सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मोतियों की जो माला होती है, मोतियों की जो माला होती है, यदि मैं इसको एक तरफ से यूं अगर वाइब्रेट करके अगर चला देता हूं तो ये वेव फॉर्मेट में ऐसा चलेगा। तो आपके पास ये जो मोती है वह बिहेव लाइक एज ए फोटोन, क्योंकि ये मोती भी किसके जैसे चलने लगेंगे? यहाँ पर एज ए वेव्स फॉर्मेट में मूव करने लगेंगे। इसलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो नेचर लाइट का होता है वह ड्यूल नेचर होता है। एक तो वेव फॉर्मेट होता है और एक पार्टिकल फॉर्मेट होता है। एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल फॉर्मेट। इसलिए लाइट को हम लोग ड्यूल नेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बिहेवियर है वह कुछ जगह वेव जैसे करता है और कुछ जगह पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है, जिसके कारण से लाइट को हम लोग ड्यूल नेचर के नाम से जानते हैं। तो ड्यूल नेचर के कारण से पार्टिकल का या वेव का ड्यूल नेचर हमारे पास आता है। अभी तक हम लोग ड्यूल नेचर के द्वारा फिजिक्स के अंदर जो फिनोमिना होती है, एक तो इंटरफेरेंस की बात करें, व्यतिकरण की बात करें, या फिर डिफ्रैक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें, इसको हम वेव नेचर से डिफाइन करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास ये जो कुछ फिनोमिना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इनको समझाने के लिए हमारे पास वेव का है वो पार्टिकल नेचर के द्वारा समझाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझा सकते हैं कि क्लासिकल की अपनी कुछ लिमिट्स है और उसके बाद हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम लोग फिजिक्स की बहुत सारी फिनोमेना को हम लोग समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक्स आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा आपके पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी फिनोमिना आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ ली है। अब हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारे पास लाइट का जो नेचर होता है वह पार्टिकल के फॉर्मेट में होता है। पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वह E h न्यू होगी। पार्टिकल की एनर्जी h न्यू होगी। यह प्लांक कोफिशिएंट h है, न्यू फ्रीक्वेंसी है इस एनर्जी पैकेट का, इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यदि हम ये जो इसका आविष्कार है हॉलबेक्स ने
1988 में किया था। उन्होंने देखा कि किसी मेटल के ऊपर जब हम लोग मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय प्रकाश अगर इसके ऊपर हम इंसिडेंट करते हैं, कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट करते हैं, तो इस सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इज नथिंग बट क्या आपके पास जब आप कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस ले लें, इसके ऊपर हम लोग यदि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट एकवर्णीय प्रकाश अगर इसके ऊपर आपतित करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जब हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं इस मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन यानी आपके पास लाइट से इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना, तो ई से आप याद रख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन यानी आपके पास लाइट से इलेक्ट्रॉन के जनरेट करने के फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल क्या दिया है? सेटअप दिया गया है। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है, ये आपके पास वैक्यूम चैम्बर है। तो ये जो वैक्यूम चैम्बर है इसके अंदर हमारे पास टोटली वैक्यूम बना रखा है, यानी निर्वात बना रखा है, यहाँ कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरे पास कोई एक मेटेलिक सब्सटेंस ये दिया गया है और इसको मैंने कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर से, और साथ ही साथ ये एक बीम हमारे पास क्या है लाइक एज एनोड जैसा ये काम करेगा, ये एनोड जैसे काम करता है, और ये जो पार्ट आपका कैथोड जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया कि इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इस टर्मिनल को मैंने इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ से क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वह यहाँ तक पहुँच सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी यहाँ इस प्लेट तक पहुँच जाएंगे, कुछ एनर्जी क्या होगी यहीं पर हमारे पास खत्म हो जाएंगे दूसरी जगह से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ इस सर्किट के अंदर क्या होगा, आपके पास धारा प्रवाहित होने लगेगी इस डायरेक्शन में। क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर बहेंगे तो धारा की दिशा इधर रहेगी। तो इस सर्किट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, उसके कारण से क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट होता है, या यूं कहें कि धारा प्रवाह के होने के लिए यहाँ पर सर्किट बन जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ यहाँ पर क्या होगा, धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आता है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास आया है, इसका रिजल्ट क्या देखें हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सेटअप हमने बनाया है इसके अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें यहाँ धारा मिलती है, वो कब मिलती है हमें धारा, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो
फर्स्ट बात हमारे पास ये निकल के आती है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट फिनोमिना जो होता है इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो आप फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो, किसके ऊपर? इस मेटेलिक मैटर के ऊपर, मेटेलिक मैटर के ऊपर जब हम लोग इसको आपतित करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या के फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड या फिर देहली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है, या फिर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ जो आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इस फिक्स फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आता है कि इसके अंदर हमारे पास ये जो यहाँ हम लोग फोटोन को इंसिडेंट कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंट फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है, ये जो इंसिडेंट ये फोटोन है हमारे पास, इस पर हमने इंसिडेंट किया तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालता है। इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिलती है 12mv², 12mv²। सपोज करें कि इसका जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐसा डिफाइन किया जाता है और वेलोसिटी को ऐसा डिफाइन किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अगर ये लेग अगर आगे निकल जाता है तो ये वेलोसिटी हो जाता है, और ये यदि ये लेग यहीं तक है तो ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फोटोन की जितनी आप फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यदि इसकी ज्यादा है तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये इंसिडेंट के जो इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? ये आपतित फोटोन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये काइनेटिक एनर्जी है वह आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। आवृत्ति इसकी जितनी ज्यादा होगी, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वह उतनी ही अधिक हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास, इसी प्रकार से इसके जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इनकी जो संख्या है यह भी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? यहाँ पर दूसरी बात देखिए, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इनके जो नंबर है वह किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आपके पास ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि यदि हम यहाँ पर आप फोटोन अगर इंसिडेंट करते हैं, ये जो आपके पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट कराना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आपतित ये जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो फोटोन की है वह क्या बढ़ानी पड़ेगी? आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं हम लोग? बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारे पास आता है कि जैसे ही हम लोग इस मेटेलिक सब्सटेंस के ऊपर जैसे ही ये जो लाइट इंसिडेंट करते हैं या फोटोन इंसिडेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पिकअप या बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। चौथा पैरामीटर हमारे पास क्या है? जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है? एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स ये जो फिनोमिना हो रही है वह क्यों हो रही है और इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो इसके पीछे रीजन क्या है, यानी हमारे पास ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है इसके पीछे हमारे पास कारण क्या है और यहाँ पर हमारे पास ये क्यों जनरेट हुआ है। तो इसके पीछे जो रीजन है वह हम एक तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल की थ्योरी के द्वारा हमें यहाँ पर क्या फिनोमिना होना चाहिए ये दिखाता है और उसके रेफरेंस में फोटोन के थ्रू उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि क्लासिकल थ्योरी हमें क्या कहेगी और फोटोन थ्योरी है उसके द्वारा लोग कि यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये जो वेव थ्योरी है, क्योंकि हम लोग वेव थ्योरी की पहले बात करेंगे। जब वेव थ्योरी हमारे पास क्या होगी? अनसक्सेस हो जाएगी, उस चीज को एक्सप्लेन करने में असफल हो जाएगी, तो हम इसकी बात करेंगे। किसकी? फोटोन थ्योरी की, आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये जो वेव थ्योरी है अगर इसको हम लोग यहाँ पर या इस रीजन के लिए हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ने से तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी आपके पास? यदि हम इंसिडेंट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो इसका क्या होगा? ये जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा और एज ए रिजल्ट ऑफ उसकी क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए, जिसके कारण से ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। इसकी एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है इसका जस्ट क्या है? अपोजिट है। इसके जस्ट क्या विपरीत है? इसके अंदर क्या है? वेव थ्योरी तो हमें ये कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो इंक्रीज अगर होती है तो हमारी थ्योरी, ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो तो इसके विपरीत है। इसका मतलब हम लोग फोटोन थ्योरी के थ्रू ही
हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग फोटोन थ्योरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, ये जो वेव थ्योरी है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो वेव का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया गया है, यदि हम क्या करें, ये जो इंसिडेंट हमारे पास फोटोन ये वेव है इसकी हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। क्या करें हम लोग, इसकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ने पर, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। भाई इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो हमारे पास प्लेट है इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ये वेव थ्योरी कहती है। कौन थ्योरी कहती है हमारे पास, वेव, कि इंसिडेंट अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाएं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यह देखने में आता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वहां पर यहाँ पर क्या हो जाता है, अपनी जगह फेल हो जाता है, जिसके कारण से हमें यहाँ पर किसका सहारा लेना पड़ता है, फोटोन थ्योरी का हमें सहारा लेना पड़ता है। और उसके लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के फोटोन को यहाँ पर इंसिडेंट करना पड़ता है, तो ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जबकि ये थ्योरी ये कहती है, वेव थ्योरी, कि हमारे पास इंटेंसिटी अगर बढ़ाएं तो हमारे पास तत्काल यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, निकलना चालू हो जाना चाहिए। लेकिन क्वांटम थ्योरी जो हमारे प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें यहाँ पर आपतित करना पड़ता है, तो ही हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो वेव मैकेनिक्स है हमें यह कहती है कि यहाँ पर जब लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करने में कुछ टाइम लगना चाहिए। कौन कहता है ये, जो वेव थ्योरी है वह यह कहती है कि यहाँ से हम लोग लाइट को अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो इस वेव को, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करने में कुछ टाइम लगना चाहिए, तो ही इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। यह वेव थ्योरी कहती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तत्काल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं वैसे ही यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू हो जाते हैं। तो इसको भी यहाँ पर क्या है, वेव थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। और इसके कारण से हम लोग यहाँ पर किसका सहारा लेते हैं, हम लोग फोटोन, यानी ये जो वेव पैकेट के अंदर ये जो वेव है वह एक पार्टिकल के बंडल के रूप में यहाँ पर एग्जिस्ट होती है, उसका हम लोग यहाँ पर या इसके द्वारा से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीन रीजन है जिसके द्वारा हमारे पास, जिसके द्वारा हम वेव थ्योरी के द्वारा हम लोग जो कॉन्सेप्ट लाते हैं वह अपनी जगह असफल हो जाते हैं, और इसके कारण से हमें यहाँ पर फोटॉन्स थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका हमारे पास आइंस्टीन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। आइंस्टीन थ्योरी के द्वारा हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, इसकी हम बात करें। इसको 1905 में आइंस्टीन ने इसको प्लांक्स थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया था। ये जो प्लांक्स थ्योरी है, हम लोग यहाँ पर फोटोन की बात कर रहे थे, तो ये प्लांक्स थ्योरी ही है कि हमारे पास ये जो पार्टिकल जिससे मिलकर ये लाइट बनी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो फोटोन हमने डाला है उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। एच न्यू को और अगर हम देखें तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा होता है। तो लेमड़ा बराबर यहाँ पर हम लोग और भी ये एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास। लेमड़ा बराबर क्या होता है, एच बाई पी भी होता है। लेमड़ा बराबर क्या होता है, एच बाई पी होता है। एच बाई पी अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को भी अगर नाम दे देता हूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, लेमड़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ एच न्यू, लेमड़ा बराबर क्या आएगा, एच बाई पी, तो पी ऊपर चला जाएगा और ये एनर्जी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, ये जो मोमेंटम वैल्यू है वह क्या आएगी आपके पास, ई बाई वेलोसिटी। मोमेंटम का मान क्या आएगा आपके पास, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एच बाई लेमड़ा, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, एच बाई लेमड़ा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो एनर्जी है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वैरी होती है। तो ये डेफिनेशंस दी है वह कैसे दी है, आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये जो फोटोन की एनर्जी मैंने एच न्यू दी है, वह एनर्जी है दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ये जो दो भागों में डिवाइड होगी वह कौन कौन सी होगी, एक तो होती है उसके पास वर्क फंक्शन, एक एनर्जी किसमें दे दी जाती है, वर्क फंक्शन में दे दी जाती है, और एक एनर्जी है वह काय में दे दी जाती है, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में दे दी जाती है। वर्क फंक्शन दैट मीन्स क्या, कि हमारे पास जैसे यहाँ पर ये एक मेटेलिक सब्सटेंस दिया गया है, ये आपने इलेक्ट्रॉन डाला तो यहाँ फोटोन डाला, क्या डाला मैंने, फोटोन। तो फोटोन क्या करेगा, इसके पास तो फिक्स एनर्जी है, तो इसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी खत्म करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर अपनी एनर्जी को खत्म करता है। तो एनर्जी को खत्म करता है तो जितनी एनर्जी ये यहाँ क्या करता है, खर्च करता है। इट इज नॉन एज ए वर्क फंक्शन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो यहाँ पर हमने एनर्जी इंसिडेंट करी है एच न्यू के बराबर, इसके बराबर एच न्यू के बराबर। ये जो एच न्यू है वह क्या करेगा कि कुछ एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, ये खर्च करता है। तो खर्च करने को हमको क्या को या खर्च करने वाली जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन कहलाती है। और वर्क फंक्शन के बाद बची हुई एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इसके काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को देने में चली जाती है। यानी किसी को हम लोग यहाँ से पिकअप कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कुछ एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम फाई कहते हैं या वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। और बाद में इसके पास जो एक्स्ट्रा और एनर्जी होती है फोटोन के पास, वो किसको दे देगा, ये ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी में इंक्रीज होगी, ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार से
ये जो आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेनेशंस दिया था वह आपके पास यहाँ पर फोटोन हमने इंसिडेंट किया, एक फिक्स इसकी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी काय में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वर्क फंक्शन के अंदर और दूसरी काय में इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में देने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में देने के लिए ये वाली एनर्जी यूज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो एनर्जी है एस न्यू हमने दिया है, तो वो काय में चेंज हो गया आपके पास 2 पार्ट में, एक तो काइनेटिक एनर्जी में और एक वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं एस न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5 की टर्मिनोलॉजी में हम लोग यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वह फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एनर्जी आई है, ये जो फोटॉन हमारे पास नॉकआउट यहाँ से अगर होता है तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो, यदि मैं ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड के बराबर। किसके बराबर है, ये जो एनर्जी है वह किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड के बराबर ही है। मैंने यहाँ पर ये जो मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक, ये आपके पास मेटेलिक मेटल के ऊपर, मेटेलिक सब्सटेंस के ऊपर मैंने ये जो फोटोन इंसिडेंट किया है उसकी एनर्जी जस्ट किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड के बराबर। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 के बराबर आएगी। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो Ek की वैल्यू है वह 0 के बराबर होगी। Ek का मान 0 के बराबर आएगा। तो उस कंडीशन में ये जो फाई है किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, एच न्यू नोट के बराबर, एच न्यू नोट के बराबर आ जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो एनर्जी आएगी Ek इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर, क्योंकि फाई की जो वैल्यू हमारे पास ये इसके बराबर, ये Ek का मान किसके बराबर आ गया आपके पास, एच न्यू के बराबर। या सॉरी ये जो फाई का मान है, फाई का मान किसके बराबर आएगा आपके पास, एच न्यू नोट के बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यदि ये जो है फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी डैश बाय लेमड़ा डैश की टर्म में भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन जनरेट होती है फाइनल वाली, कब की कंडीशन में, ये जो आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं और फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड के बराबर। इसके बराबर है आपके पास थ्रेशोल्ड के बराबर। तो उस कंडीशन में ये जो एनर्जी होगी आपके पास, ये जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गेन होती है वह कितनी लिख सकते हैं हम लोग, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत, ये जो हमारे पास प्रकाश विद्युत समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण से हमारे पास ये जो है निम्न प्रकार से हम लोग नियम बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशंस बनी है फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस, इसकी सहायता से हम लोग क्या नियम बना सकते हैं इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ाते चलें, फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ाएंगे तो ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वह बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती है, क्योंकि मेरे पास जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वह निश्चित है, फिक्स है। और जैसे जैसे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता जाता है।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ये जो इमिटेड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन है या इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी अगर हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो यदि संख्या अगर हम बढ़ाना चाहते हैं या प्रकाश विद्युत धारा का मान विद्युत की सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी अगर घटाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मुझे इसका मान कम करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी। तो अगर एक पर्टिकुलर यदि इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से हम लोग दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी का मान अगर हम कम करते जाएं तो इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होने लगती है और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। साथ ही साथ उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रकाश या हम लोग ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या की बात करें या फिर हम लोग करंट की बात करें, क्योंकि ये जो करंट का मान है वह इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम इनको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है या नहीं भी निकल सकता है। यहाँ से एक फोटोन से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो फिर नहीं भी निकल सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर धारा की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या को चेंज करके हम लोग इनके मान को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हम लोग परिणाम इनके देख सकते हैं, हम लोग इनके वैल्यू है वह हम लोग बदल सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर एक ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू के बीच में और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करें, तो यदि मैं इसके बीच में अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास जो ग्राफ है वह इस प्रकार से मिलेगा। स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपकी आती है वह किस तरह से वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यहाँ पर जब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन है वह इजेक्ट होना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो एनर्जी है वह वर्क फंक्शन के लिए काम में लाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन अगर मेटेलिक सरफेस पर अगर आपतित करते हैं हम लोग तो ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट या बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वह काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन का मान हमारे पास फिक्स है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वह इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, जिसके कारण से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।